हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 जो टीयर 1 हुआ था, उसके अगर हम 18 जुलाई की बात करें तो शिफ्ट नंबर 4 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश के, उन सबको हम डिस्कशन करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 14 होगा। अगर हम इस सीरीज की बात करें, पूरा का पूरा हम लोग सेट खत्म करने वाले हैं, जो कि 39 शिफ्ट में हुआ था पेपर आपका। तो हम लोगों ने इसके पहले मैथ्स के सारे सोल्यूशन कर चुके हैं, जिसके लिए हमने आपके लिए बना दिया प्लेलिस्ट। आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। बेहतरीन सॉल्यूशन के लिए किसी एक शिफ्ट में अगर 4-5 साल भी अगर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, तो बहुत अधिक फायदा आपको ही देगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आगे एग्जाम में आपको थोड़ा फायदा होता है। ठीक है, जैसे कि हमको मालूम है कि हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्रैक किया है। हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया। मेरा नाम बबलू सोनी और मैं फिलहाल दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि प्रीवियस ईयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यही शुरुआत करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चलते हम लोग सीधे इंग्लिश क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, ये आपका आ चुका है पहला सवाल आपके सामने। आपको बताना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम कौन होगा। अगर हम अंडरलाइन वर्ड की बात करें, यहाँ पे वर्ड क्या है? प्लाइट। प्लाइट है, आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। मैं तुम्हारी दुर्दशा मैं तुम्हारी दुर्दशा को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट, यानी कि इस प्लाइट का जो मतलब होता है उसको बोलते हैं हम लोग दुर्दशा। क्या बोलते हैं भाई? लिख लीजिए, दुर्दशा को हम लोग बोलते हैं प्लाइट। एक नेगेटिव वर्ड है, तो अगर इसका हम उल्टा निकालेंगे तो एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, यानी प्रेडिकामेंट। अगर अब देखेंगे, प्रेडिकामेंट का मतलब होता है स्थिति या दशा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकामेंट। ठीक है, स्थिति या दशा। एडवांटेज का मतलब होता है लाभ में होना। ठीक है, डिलेमा को बोलते हैं दुविधा। और क्वेंडरी एक वर्ड है, और जिसका मतलब क्या होता है भाई? क्वेंडरी आप बोल सकते हैं इसको व्याकुल हो जाना, या फिर क्वेंडरी व्याकुलता। ठीक है, ये वर्ड लिखिए, व्याकुलता, क्वेंडरी। ठीक है, तो आप खुद ही बताओ कि इसका उल्टा क्या होगा। दुर्दशा अगर बोलेंगे तो उसका उल्टा आपको सिर्फ दिखेगा, आपको इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुसार एडवांटेज ही इसका अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है कि इसका एंटोनिम हो सकता है। डिलेमा का मतलब भी दुविधा में है, व्याकुलता है क्वेंडरी। यानी कि दुर्दशा का सिर्फ तभी उल्टा हो पाएगा जब हम लाभ में रहेंगे, अच्छे बात में रहेंगे, क्योंकि दुर्दशा एक नेगेटिव वर्ड है ना। तो इस सारे ऑप्शन में आपको सिर्फ दिख रहा है कि लाभ जो है वही एक पॉजिटिव वर्ड आपको दिख रहा है। दिख रहा है, पॉजिटिव वर्ड आपको दिख रहा है। हालांकि ये इसका एक्यूरेट एंटोनिम तो नहीं है, मुझे लगता है कुछ और हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उसके अनुसार एडवांटेज ही होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। फिर से आपका आ चुका है, और इस पर आपसे पूछता है सिनोनिम क्या होगा सर्टेन का। ठीक है, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित। कोई चीज निश्चित होना, यानी कि डेफिनेट को बोलते हैं हम लोग सर्टेन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है डेफिनेट, यानी कि निश्चित। कॉशन का मतलब होता है सचेत हो जाना। कॉशन का मतलब होता है सचेत हो जाना। अप्रूवल, कहीं से आपको नहीं मिलता है अप्रूवल, उसको बोलते हैं ना कि अनुमोदन मिल जाना, अनुमोदन मिल जाना, दैट इज कॉल्ड अप्रूवल। डाउटफुल मतलब होता है संदेह से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड डाउटफुल। संदेह से भरा हुआ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3 बोलता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, फिर से पूछ दिया आपसे। अंडरलाइंड वर्ड, एक वर्ड जो है ना डिग्रेडेशन, इसका सिनोनिम आपको पहले से मालूम होना चाहिए। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि गिरावट या अवनति हो जाना, पतन हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिग्रेड। इसके लिए एक वर्ड आता है डिजेनरेशन, जो कि ऑप्शन में पहले में दे रखा है डिजेनरेशन। इसका मतलब भी क्या होता है? अवनति होना, पतन हो जाना, गिरावट आ जाना, दैट इज कॉल्ड डिग्रेडेशन या डिजेनरेशन। ठीक है, हजार्ड का मतलब होता है खतरा। हजार्ड बोलते हैं ना खतरा। अप्रूवल फिर से आ गया, अनुमोदन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 4 पे चलते हैं। इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कठिन समय में क्या होता है? सी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर। आप यहाँ पे एक वर्ड देखे होंगे ना, ओरेकल। इसका मतलब क्या होता है मुझे बताओ? बहुत ही फेमस वर्ड है ओरेकल। आकाशवाणी की बात करता है, आकाशवाणी। आकाश से कुछ ऐसा गर्जना आए, उसके लिए कह रहा है कि मतलब कठिन समय में वो प्रे करती है कि आकाशवाणी मिले उसके लिए, ताकि वो गाइड हो सके उस चीज को सुन के, आकाशवाणी से गाइड हो जाए। ठीक है, ये कल्पना में जीना चाहती है, जो भी है। तो एक वर्ड यहाँ पे लिखा ना प्रेज। ये प्रे जो होता है ना, ये प्रे इस शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये प्रार्थना करना चाहती है कि आकाशवाणी हो जाए। ऐसी प्रे वो प्रार्थना करती है कि आकाशवाणी हो जाए, जिससे कि उसको गाइडेंस मिले, वो उसको गाइड कर पाए। ठीक है, तो प्रे की बात करते हैं, ना कि प्रे। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे होता है ना। ठीक है, ठीक है। तो वहां पे PREY होता है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? PRAY। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन है तो प्रे नहीं बल्कि प्रेज इस्तेमाल करेंगे।
प्राइस का मतलब मूल्य होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, आपको मालूम ही है। एक वर्ड है यूलॉजी, इसका मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना, बहुत फेमस वर्ड है और इंपॉर्टेंट भी है, आप यहाँ तो लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, 5 पे आते हैं और इसमें आपको ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर। माई मदर सेड दैट बेन विल डन, ओ हो, विल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या बात है द असाइनमेंट टुडे, ठीक है, बेन विल डन असाइनमेंट टुडे, क्या बात है। अगर यहाँ पे सेड है, दैट है, तो आपको दिख रहा है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। क्या है ये, इनडायरेक्ट स्पीच में है। सेड के बाद दैट है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर है तो मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूंगा, विल कन्वर्ट होता है वुड में, और जरूर ये विल डू रहा होगा। अगर हम डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो उसमें विल डू रहा होगा, तो कन्वर्ट हुआ अगर इनडायरेक्ट स्पीच में तो क्या बनेगा, वुड प्लस डू, ठीक है। माई मदर सेड दैट बेन वुड डू द असाइनमेंट टुडे, क्लियर है। आगे बढ़े, 6 पे आते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्या कहता है आपको फिर से, कि जो अंडरलाइंड वर्ड है इसके लिए कुछ चुनिए बेस्ट क्या होगा। द कराओके प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम होता है मुझे नहीं मालूम, बट जो भी ये देख लेते हैं। ये प्रोग्राम जो है ना, वाज प्लान्ड बाय द क्लब, वाज अ ग्रैंड सक्सेस, ओहो क्या बात है, समझ आ गया आपको। यहाँ भी वाज, यहाँ भी वाज, इसका ये मतलब हुआ कि इस वाज को हटा दो। अब फिर से पढ़ के देखो आप, द कराओके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रैंड सक्सेस, समझ आया। एक ऐसा प्रोग्राम जो क्लब वालों ने प्लान किया था, वो एक ग्रैंड सक्सेस था। अगर अगर इस सेंटेंस में, अगर इस सेंटेंस में ये वाला पूरा बात नहीं होता, ये वाला पूरा बात नहीं होता, तो फिर इस वाज को हम इस्तेमाल कर सकते थे। देखो जरा, द कराओके प्रोग्राम वाज प्लान्ड बाय द क्लब, बिल्कुल ठीक है। लेकिन चूंकि दोबारा वाज आने की वजह से पहले वाज को हम रिमूव करेंगे, और इसका मतलब क्या निकालेंगे कि द कराओके प्रोग्राम प्लान्ड बाय द क्लब वाज अ ग्रैंड सक्सेस, क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आपका ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 7 नंबर क्या बोलता है, एवेरिस, 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 एवेरिस का मतलब ये आप देखेंगे लालच वाला एवेरिस है, जो कि AVARICE ये वाला होता है एवेरिस, लालच। एक वर्ड है BEIGE, बीज, बीज का मतलब एक कोई कलर होता है उसको बोलते हैं बीज, गहरा पीला ऐसा कुछ करके, दैट इज कॉल्ड बीज। एडमोनिस का मतलब होता है चेतावनी देना, ठीक है, एडमोनिस चेतावनी देना। और एडवर्स मतलब विपरीत, बोल सकते हैं ना, प्रतिकूल, दैट इज कॉल्ड एडवर्स कंडीशन, नहीं बोलते हैं ये कंडीशन बहुत ही एडवर्स है हमारे लिए, प्रतिकूल है, विपरीत है, ठीक है। आगे बढ़े, 8 पे आते दोस्तों। द एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल कंसेंट, यहाँ म्यूटल नहीं बल्कि म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल कंसेंट, दो लोग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं म्यूचुअल, ठीक है भाई। एग्रीमेंट जो है टर्मिनेट हुआ था बाय म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की सहमति से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा स्पेलिंग सही है, तो म्यूचुअल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अरे भाई साहब, तो दिक्कत क्या है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एग्रीमेंट भी गलत लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एग्रीमेंट भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्रीमेंट भी सही लिखा हुआ है, एग्रीमेंट भी सही लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पे देखेंगे टर्मिनेट गलत लिखा हुआ है, और टर्मिनेटेड यहाँ भी सही लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट वाज टर्मिनेटेड बाय म्यूचुअल, अच्छा कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट गलत है। ओहो, अब यहाँ पे 3-4 वर्ड को कंबाइन करके ना स्पेलिंग एरर करने की पूरी कोशिश करिए, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आप देखेंगे कहीं स्पेलिंग एरर नहीं है, ये आपका सवाल का आंसर होगा नंबर 2। 9 पे चलते दोस्तों। 9 नंबर बोलता है कि टू बी इन टू माइंड्स, ओहो बहुत फेमस इडियम, दुविधा में होना बोलते हैं ना उसको, दुविधा में होना, टू बी इन टू माइंड्स। इसका क्या हो जाएगा, टू बी अनसर्टेन, अनिश्चित होना, ठीक है। इडियम का सवाल तभी आप कर पाएंगे जब आपको इसका मतलब मालूम होता है। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आते हैं। हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, क्या उसने अपना दिमाग खो दिया है। ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरी डे, फिर से आपका इडियम आ चुका है भाई, देखेंगे फॉल फाउल ऑफ, इसका मतलब क्या होता है बताइए। फॉल फाउल ऑफ, लड़ाई झगड़े करना, दैट इज कॉल्ड फॉल फाउल ऑफ, ठीक है। हैज ही लॉस्ट हिज माइंड, ही इज फॉलिंग फाउल ऑफ एवरी डे, ठीक है। क्या उसने दिमाग खो दिया, वो हर रोज झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करने कर रहा है, दैट इज कॉल्ड क्वारलिंग विद समबडी, क्वारलिंग विद एवरीबॉडी, व्हाटएवर यू वांट यू कैन सिंपली पुट डाउन द क्वेश्चन हियर, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग जो होता है इडियम का वही होता है जो आप इसको याद रखते हैं। ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे तो गलतियां होने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं 11 नंबर सवाल पे। आप देखेंगे पैराजम्बल फिर से आ गया है,
ऑप्शन पे ध्यान गया हमारा, तो हमने क्या देखा भाई कि यहाँ पे डी है, ए है, बी है और फिर से डी है, मतलब सी तो नहीं है, तो सी को हम पहले भूल जाते हैं। डी 2 बार है, ए और बी एक एक बार है। तो हम एक काम करते हैं, इसको पहले एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, कौन सा सेंटेंस पहले नहीं आ सकता उसको हम पहले एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्या बोलता है कि द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। अब यहाँ पे जो वर्ड आ गया ना, दिस क्रीमी बॉक्स, इससे पता चलता है कि ये क्रीमी बॉक्स ऐसा है जो उसके पहले कुछ सेंटेंस में बातें की गई होगी। उसी क्रीमी बॉक्स को इंटरेस्टेड है सेल करने में कौन? द शॉपमैन। यानी कि शॉपमैन जो है दिस क्रीमी बॉक्स जो है उसको पहले सुन चुका है किसी पैराग्राफ में जो इसी में लिखा हुआ है, उसके बाद का ये सेंटेंस है। यानी कि पहला सेंटेंस मेरे भाई ए तो नहीं हो सकता, पहला सेंटेंस मेरे भाई ए तो नहीं हो सकता। नंबर 2 पढ़ते हैं। द मैन ऑन द काउंटर showed her an exquisite little enamel box with a very fine glaze as if baked in cream। ऐसा लगता है कि ये क्रीम से बेक किया हुआ है। ठीक है, द मैन ऑन द काउंटर, जो शॉपमैन है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे कोई और मैन है जो काउंटर पे है, वो दिखाता है उसको, उस लड़की को हर इस्तेमाल किया गया है। यानी कोई लड़की यहाँ पैराग्राफ में पहले से खड़ी है जिसको इस मैन ने एक्सक्विसाइट लिटिल इनामल बॉक्स को दिखाया है। यानी बी भी मैं कह सकता हूँ कि पहला सेंटेंस तो मेरे भाई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पहला होता तो किसी चीज का ये रिप्लाई नहीं है, ये किसी चीज का रिप्लाई नहीं देता। आप देखेंगे मैन जो है ना उस लड़की को एक्सक्विसाइट लिटिल बॉक्स को दिखा रहा है, यानी वो लड़की है कौन, पहले वो देखते हैं ना। तो सी तुम्हारे ऑलरेडी है ही नहीं, मतलब मुझे पता चल गया कि डी ही हमारा होने वाला है पहला सेंटेंस। आप देखेंगे डी पढ़ेंगे पता आपको चल जाएगा। देखो, सी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटिक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। ऑफ कोर्स आप देखेंगे वो लड़की किसी एंटिक शॉप में गई कर्जन स्ट्रीट में। दिस वाज द यूजुअल शॉप वेयर द शॉपकीपर वाज रिडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद खुद ही आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि अच्छा, इस सेंटेंस के पहले कोई और सेंटेंस तो होने का संभावना बहुत ही कम है। आप देखेंगे तो वो लड़की एंटिक शॉप में घुस गई कर्जन स्ट्रीट में, वो एक यूजुअल शॉप था वेयर शॉपकीपर जो है रेडिकुलसली फॉन्ट ऑफ सर्विंग हर, मतलब मजाकिया तरीके से फॉन्ट था, मतलब फॉन्ट का मतलब शौकीन होना, सर्विंग हर करने का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस सेंटेंस को पढ़ के कि इसके पहले सेंटेंस कोई और था क्या। बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इसके पहले का सेंटेंस आपको दिमाग में दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे डी के बाद क्या है। डी के बाद यहाँ पे ऑप्शन बी भी है और डी के बाद यहाँ पे ऑप्शन सी भी है। अगर हम सी पढ़ते हैं तो एज द बॉक्स वाज टू एक्सपेंसिव। इस पहले सेंटेंस में अगर हम डी मान के चलते हैं पहला सेंटेंस है, तो यहाँ पे किसी बॉक्स के बारे में कही नहीं गई है, तो इसके तुरंत बाद सी कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता मेरे भाई। यानी कि बी, डी के बाद सी नहीं बल्कि डी के बाद बी ही होगा, क्योंकि यही ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब जरा बी पढ़ लेते हैं हम। अब हम पूरे सेंटेंस को ना मीनिंग निकालते हैं, क्या कह रहा है ये मीनिंग, पूरा मतलब क्या कह रहा है। डी पहले हो गया, फिर हम पढ़ते हैं दो नंबर। तब देखेंगे द मैन ऑन द काउंटर। जैसे ही इस स्ट्रीट के अंदर घुसी किसी एंटिक शॉप में, तो वहां पे जो काउंटर पे मैन था ना उसको दिखाया एक एक्सक्यूसाइड लिटिल इनामल बॉक्स विद अ वेरी फाइन ग्लेज ऑन इट, एज इफ मानो जैसा कि बेकेड किया हो उसको क्रीम में, इतना वो चमक रहा था। ठीक है, जैसे वो घुसी उसको दिखाया उसने। फिर आप बी के बाद ए पढ़ेंगे। द शॉपमैन वाज वेरी इंटरेस्टेड। दुकानदार बहुत इंटरेस्टेड था इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। ये जो बॉक्स दिखाया एनामेल वाला बॉक्स, उसको बेचने में बहुत इंटरेस्टेड था। बिकॉज एज टू हर एज ही वुड गेन अ बिग मार्जिन, बहुत अधिक मार्जिन हुआ, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा था, इसलिए उसको बेचने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। लास्ट पढ़ते हैं सी क्या बोलते हैं। एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव। अब चूंकि ये बहुत मार्जिन से बेचना चाहता था, तो बॉक्स चूंकि बहुत महंगा था, प्राइस 28 गिनीज जो भी ना इसका नाम है, सी आस्क्ड द शॉपकीपर टू कीप इट हर फॉर। उसने बोला कि भाई इसको रख दीजिए हमारे लिए, अभी हम नहीं ले रहे हैं बल्कि इसको रख दीजिए हमारे लिए, बाद में आके ले जाएंगे। कीप इट फॉर हर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब समझ में आ गया आपको? बिल्कुल आसान था, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। एनिमल लिविंग बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। ठीक है, मरीन का मतलब समुद्री वाला। आर्बोरियल, आर्बोरियल वर्ड जो आता है ना, ये वनस्पति से संबंध रखने वाला, या फिर बोल सकते हैं वृक्षों से संबंध रखने वाला। तो इसको आप सिंपल तरीके से बोल सकते हैं रिलेटेड टू ट्रीज, या फिर हाँ इस तरह से बोल दीजिए आप। एर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे रहने वाला, दैट इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल। सॉरी। 13 पे आते हैं। राहुल नोज सहवाज सिंस चाइल्डहुड। आपको पैसिव वॉइस में करना है। आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट है, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए हमको कब,
जब कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहाँ पहले सेंटेंस में वाज है, नहीं हो सकता। यहाँ पे हैज है, नहीं हो सकता। नोन है, नहीं हो सकता। सिंपल। सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है। टिक मार के आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। द लव बिटवीन देम इज ब्लूमिंग, मतलब खिल जाना, बहुत अच्छा, पॉजिटिव वर्ड है खिलना। ब्लूमिंग, समझ रहे हैं मेरी बात? ब्लूमिंग, उनके बीच का जो लव था वो बहुत अधिक खिल रहा था। और फेड का मतलब होता है मुरझा जाना। आपसे पूछ रहा है एंटोनिम, आप खुद बताओगे क्या इसका ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, मुरझा जाना। स्प्राउट वर्ड यूज करते हैं अंकुरन के लिए, अंकुरित हो जाना, दैट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग, अंकुरित हो जाना। ग्रोइंग मतलब बढ़ना, फ्लोरिशिंग मतलब तेजी से प्रगति करना। ये सारे वर्ड आप लिख लो, तेजी से प्रगति करना, फ्लोरिश हो जाना। ठीक है, आगे बढ़े। 15 बोलते हैं भाई, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा? समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, दैट यू कैन नॉट डू विदाउट, उसके बिना काम ना चल सके, उसको बोलते हैं इंडिस्पेंसिबल। इसका मतलब ही होता है एक ऐसा चीज जिसके बिना काम ना चल सके, इंडिस्पेंसिबल, जिसके बिना काम ना चल सके। ठीक है। इंसुलर का मतलब क्या होता है भाई? इंसुलर का मतलब क्या होता है? इंसुलर, इंसुलेट करना, मतलब परत चढ़ाना, ऐसा कुछ। मुझे इसका सही मतलब याद नहीं आ रहा है। ये जो वर्ड है ना आइसोलेट, इसका मतलब होता है कि अलग हो जाना, अलग हो जाना। आइसोलेशन में रखना नहीं बोलते हैं। जब कोरोना चल रहा था उसमें क्या बोलते थे कि पेशेंट को रख देते हैं हम लोग आइसोलेशन, मतलब उसको अलग रखिए। अलग हो जाना। इनटॉलरेंट, जिस मतलब जो बात बर्दाश्त ना हो पाए, दैट इज कॉल्ड इनटॉलरेंट। आगे बढ़ते हैं और 16 पे नंबर पे आते हैं। क्या बोलता है भाई कि आपको चूज करना है कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, मिस्टर राम कुमार द कैशियर आर, ओ हो, मिस्टर राम कुमार द कैशियर, मतलब राम कुमार का पोस्ट क्या है? कैशियर का। तो राम कुमार एक ही व्यक्ति है ना, तो यहाँ पे आर क्यों, बल्कि इज होगा ना। इज ऑन टेम्पोररी विड्रॉल फ्रॉम सर्विस, फिलहाल जो वो सर्विस से टेम्पोररी विड्रॉल ले चुके हैं, तो इज ऑन बोलेंगे ना कि आर। ठीक है, सिंपल, अकेला आदमी है भाई। आगे बढ़े क्या? 17 क्या बोलता है भाई कि आपको चूज करना है कि कौन सा सही होगा ऑप्शन के अनुसार। इरेन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक। बाई वॉक नहीं होता मेरे भाई, बाई वॉक नहीं होता। चल के जाना मतलब होता है बाई फुट। चल के जाना मतलब बाई फुट इस्तेमाल करते हैं, आप देख लो। ऑन वॉक, वॉक, बाई वॉक, ऑन फुट इज द ओनली ऑप्शन। आसान सवाल, इससे टाइम वेस्ट नहीं करिए, आगे बढ़िए। दे विल नॉट वाटर द प्लांट, आपसे कह रहे हैं पैसिव वॉइस बना दो। विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये फ्यूचर टेंस में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट क्या बोलते हैं इसको भाई? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बोलिए ना। अगर इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये होता है ना पैसिव वॉइस में। आप देख लो, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में दे रखा है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 में शैल है, नहीं हो पाएगा। या फिर शैल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वाटर्ड होना चाहिए, ना कि वाटर होना चाहिए। आर है, नहीं हो पाएगा। थर्ड में देखेंगे विल नॉट बी वाटर्ड, विल नॉट बी वाटर्ड बाई अस, यहाँ पे है देम। तो अगर सेंटेंस में यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो अस क्यों होगा? अस तो वी के लिए आता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। 19 क्या बोलता है कि द कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वॉज अंडर मैसिव डेब्ट्स। इट वॉज अंडर मैसिव डेट्स। डेब्ट्स मतलब कर्ज में था, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि हम जो मेरा खुद का जो सब्सिडी है उसको हम स्टेक पे, हाँ, अपने स्टेक को हम सेल करना चाहते हैं। हालांकि इसका मतलब निकालने से कोई मतलब नहीं है, आपको चूज करना है ग्रामेटिकल एरर। तो आप मुझे बताओ, आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरे भाई कि यहाँ पे देखिए, चूंकि कंपनी की बात कर रहे थे, कंपनी के लिए हम लोग स्टेक सेल देयर नहीं होगा। अगर यहाँ पे हम दे इस्तेमाल किए होता ना कि दे डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक, लेकिन कंपनी है, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इट्स। कंपनी ने अपने स्टेक को सेल करने की बात कर रहा है। यहाँ पे अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट अगर दे होता तब देयर लगाते। आई बात समझ? क्लियर है? और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पे फिर से यहाँ पे देयर लिखा, मतलब फिर से यहाँ से इट्स होगा।
क्योंकि कंपनी की बात हो रही है, ना कि दे की बात हो रही है। अगर यहाँ पे दे होता तो क्या बोलते हैं, दे डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर पे आते हैं। द ट्रक वाज कैरिंग ए हैवी लोड, बहुत भारी। तो हैवी का उल्टा क्या हो जाएगा, लाइट। हट, मैसिव मतलब बहुत बड़ा। आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करिए। कॉम्प्रिहेंशन आ चुका आपके सामने, क्लोज टेस्ट। आइए भरते हैं इसमें। वार, युद्ध के बारे में कुछ कहा जाता है। ग्लोरीफाइड बाय सोसाइटी द रियल पिक्चर ऑफ वॉरफेयर इज एज हॉरिफिक एंड समथिंग समथिंग नो वन कैन इमेजिन। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं, यहाँ पे बीच में एक वर्ड आया एंड। तो एंड का मतलब ये होता है कि दोनों सेंटेंस एक जैसे होने चाहिए। तो वार इज मोस्टली, जो वार होता है मोस्टली क्या होता है, ग्लोरीफाइड, गौरवान्वित करने वाला होता है। एंड यूलोगाइज्ड, चूंकि गौरवान्वित होना एक पॉजिटिव वर्ड है, तो आप चुनिए ऑप्शन के अनुसार कौन सा पॉजिटिव वर्ड है। आप देखेंगे यूलोगाइज प्रशंसनीय होता है, यूलोगाइज्ड। सैक्रिफाइस का मतलब त्याग करना, शार्पेंड का मतलब होता है तेज करना, और सीमेंटेड का मतलब होता है जैसे सीमेंट जोड़ देना, जोड़ना या पुख्ता करना, दैट इज कॉल्ड सीमेंटेड। तो आप मुझे बताओ कि अगर एंड बीच में है तो ग्लोरीफाइड के साथ क्या वर्ड आएगा, यूलोगाइज्ड। वार मोस्टली क्या होता है, ग्लोरीफाइड होता है या यूलोगाइज्ड होता है बाय सोसाइटी, समाज के द्वारा। प्रशंसा करेगा या फिर ग्लोरीफाई, गौरवान्वित करेगा, इस तरह से करेगा कौन, सोसाइटी, समाज करेगा उसके लिए। द रियल पिक्चर ऑफ वारफेयर इज एज हॉरिफिक, लेकिन जो रियल पिक्चर होता है ना वारफेयर का, युद्ध के मैदान का, वो क्या होता है, एज हॉरिफिक। एंड हॉरिफिक एक नेगेटिव वर्ड है, फिर देखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या एक वर्ड आ गया एंड। तो एंड देखेंगे, हॉरिफिक के साथ क्या एक वर्ड लाएगा जो बहुत खतरनाक हो, डिवास्टेटिंग हो, मतलब विध्वंस पैदा करने वाला हो। अगर हॉरिफिक है, डराने वाला है, तो क्या करेगा, विध्वंस वाला काम करेगा ना। एज वन कैन इमेजिन, जो एक इंसान इमेजिन कर सकता है उससे ही बुरा है। द वारफेयर इज एज हॉरिफिक एंड डिवास्टेटिंग, क्योंकि बाकी अगर वर्ड आप देखेंगे तो नेगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा आपको। लेंथनिंग मतलब लंबा करना, किसी चीज को लेंथन कर देना, लंबा खींच लेना। ठीक है, हार्केनिंग वर्ड है, फेमस है, हियर के लिए इस्तेमाल करते हैं हार्केनिंग, दैट इज कॉल्ड सुनना। क्या सुनने की बात थोड़ी हो रही है। इंस्पायर मतलब किसी को इंस्पायर करना, क्या बोलते हैं, प्रेरित करना, दैट इज कॉल्ड इंस्पायर करना। तो ये वर्ड थोड़ी अभी इस्तेमाल करेंगे। एंड है मतलब उसके पहले वाला सेंटेंस, सॉरी पहले वाला वर्ड और आगे वाला वर्ड क्या होना चाहिए, लगभग सेम जैसा होना चाहिए। क्लियर है, तो क्या बोलेंगे, हॉरिफिक एंड डिवास्टेटिंग, विध्वंस पैदा करने वाला। आगे बढ़ते हैं। ऑफन, प्रायः क्या होता है कि सोल्जर्स हु विटनेस डेथ लाइक एक्सपीरियंसेस, ऐसे ऐसे जो सेना लोग होते हैं जो विटनेस करते हैं, मतलब खुद को देखते हैं मौत के मुंह से बचते हुए, डेथ लाइक एक्सपीरियंस करके आते हैं, वो सफर होते हैं किसके, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। उनका मनोवैज्ञानिक हिल जाता है, दिमाग हिल जाता है, अरे यार हम तो मौत को छू के वापस आ चुके हैं। नहीं बोलता है वो पिक्चर में, मौत को छू के टक से वापस आ सकता है, दैट इज कॉल्ड डेथ लाइक एक्सपीरियंस, उसको हो चुका है पहले। तो उसको क्या होता है कि वो सफर हो जाते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से। एंड उनको क्या होता है, एंड आर नम्ड। नम्ड यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, चूंकि अगर उसको फील कर रहे हैं, डेथ लाइक एक्सपीरियंस को फील कर चुके, विटनेस कर चुके, तो क्या करेंगे वो, नम्ब लाइक एक्सपीरियंस, नम्ब हो जाएंगे, मतलब सुन्न हो जाना, सुन्न हो जाना, नम्ब हो जाना। समझ रहे मेरी बात। जैसे ठंड में, जैसे आजकल ठंड का मौसम चल रहा है, तो क्या बोलेंगे, ठंड में मतलब हमारे फिंगर नम्ब हो जाते हैं, मतलब सुन्न हो जाते हैं, बोलेंगे ना। सेल्ड, इसका मतलब क्या बोलेंगे, जिसके पास कवर होता है, सेल, दैट इज कॉल्ड, बोल सकते हैं खोलीदार, नहीं बोल सकते हैं, जो कवर्ड है दैट इज कॉल्ड सेल्ड। क्रिप्ड का मतलब होता है, क्रिप का मतलब होता है रेंगना। तो क्या ये रेंगने की बात थोड़ी हो रही है, सुन्न हो जाता है, क्योंकि उसको, हाँ, अपने पूरे जीवन के लिए वो सुन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको मौत के जैसा एक्सपीरियंस हो चुका है पहले से। हार्डन का मतलब कठिन हो जाना, मुश्किल कर देना, दैट इज कॉल्ड हार्डन। आप खुद बताओ कि ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेनी वार पोएम्स कॉन्ट्रास्ट करते हैं दैट ऑल द सेंटिमेंटल मिथ्स अबाउट वारफेयर बाय एक्सपोजिंग द हार्श रियलिटीज। जो वार की कहानी होते हैं, पोएम्स होते हैं, कविताएं होती है, वो कंट्रास्ट करती है इस विचार को, इस मिथ को सेंटिमेंटल बनाती है कि वारफेयर क्यों, क्योंकि जो उसका हार्श रियलिटी, कठिन रियलिटी यही है कि लोग अपने एक्सपीरियंस से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चले जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये रियलिटी है, और ये हार्श रियलिटी है, मतलब कठिन सच्चाई है, ये कठोर सच्चाई है। तो ये एक्सपोज करता है, बाई एक्सपोजिंग, एक्सपोज कर देना, नहीं बोलते हैं कि आजकल किसी घर में अगर रेड पड़ जाए तो क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स वालों ने एक्सपोज कर दिया सारी चीजों को, दैट इज कॉल्ड एक्सपोज कर देना।
दिखावा करना, मतलब उजागर कर देना, प्रकट कर देना। ठीक है, हार्डनिंग फिर से आ गया, मतलब कठोर कर देना, हार्डन कर देना। बेइंग मतलब कुछ होगा नहीं यहाँ पे। गिविंग मतलब देना। आपको पता है कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इज द ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नंबर लास्ट पढ़ते हैं। द रियल ट्रॉमा तब होता है, इज सीन इन पीपल हु आर लेफ्ट टू फॉर देयर लव्ड वंस आफ्टर दे आर गॉन्स। ठीक है, लेफ्ट टू। अब मुझे बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि रियल ट्रॉमा, यहाँ पे दर्द की बात कर रहा है कि कोई खतरनाक दर्द तब होता है किसी इंसान में, उस पीपल में, जब वो बच जाता है और उसके लव्ड वन जो है वो चले जाते हैं। मतलब वारफेयर में किसी ऐसे इंसान के जो पीपल होते हैं, उनके साथ वाले लोग, वो चले जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, और वो बच जाते हैं, तो वो जो फील करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्न। क्या बोलते हैं हम लोग भाई? मॉर्न फील करते हैं, मतलब शोक। ठीक है, वो इंसान रियल ट्रॉमा फेस करता है अपनी लाइफ में। मेमोराइज करेंगे नहीं, बल्कि यहाँ पे थिंक भी नहीं, यहाँ पे रेसिस्ट भी नहीं। ऑप्शन क्या है? रेसिस्ट मतलब प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करना, रोकना, बाधा, हर्डल, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रेसिस्ट। आप खुद ही बताओ कि रियल ट्रॉमा किसी इंसान में तब सीन होता है जब वो बच जाए और उसके लव्ड वंस चले जाए। तो क्या बोलेंगे? शोक मनाएगा ना, मौर्न वाली फीलिंग आएगी ना। तो इस तरह से हम लोग ने सेट नंबर 12 भी खत्म कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से हम लोग पूरा का पूरा सेट खत्म करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। आज के लिए इतना ही।